measurement of what we mean by measurement. So we will move to the another topic, that is scale and scaling, where scaling is being used, what is scaling, that we'll see in the following screen. So let me go to my screen first and just move. Okay. So this is the part 2 of measurement and scaling in research. एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक है उसको पढ़ने के बाद ही मेजरमेंट उसके बाद आपको स्केल में आना चाहिए. सो व्हाट इज स्केलिंग? स्केलिंग इज बेसिकली व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड when the concept to be measured are complex and abstract and we do not possess the standardized measurement tool, scaling is used. जब भी हम कोई भी चीज, स्पेशली इन बिजनेस रिसर्च और स्पेशली इन सोशल साइंसेस, ऐसा होता है कि जो भी डेटा वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं, वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, वो क्या होता है कि मेनी अ टाइम दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दे आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट मोड में होते हैं. तो वहां पे जो डेटा वो स्टैंडर्डाइज डेटा नहीं होता है, तो उस समय जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं या फिर हमको जब इसकी स्केलिंग करनी होगी, तो वहां पे स्केलिंग टेक्निक का यूज करते हैं. और स्केलिंग डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू वेरियस डिग्री ऑफ ओपिनियन, एटीट्यूड एंड अदर कॉन्सेप्ट. किसी का अगर हमको ओपिनियन मेजर करना है, एटीट्यूड मेजर करना है, कॉन्सेप्ट मेजर करना है, तो वहां पे हम नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज नहीं कर सकते. तो वो लेकिन हमको क्या करना है, जब भी हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो वी नीड न्यूमेरिकल वैल्यूज. तो न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी बेसिकली assign some numbers to all these opinion, attitude and other concept which are basically an abstract format. मतलब आपको किसी प्रोडक्ट को लेकर के क्या आपके मन में क्या फीलिंग है, तो वो फीलिंग को आप नंबर्स में कैसे डिपिक्ट करेंगे. तो इट इज बेसिकली एक आर्बिट्ररी थिंग है जो कि हम अपने मन से, और देयर इज नो फिक्स्ड रूल कि हमको ऐसा ही करना है, लेकिन हम एक नंबर असाइन करते हैं. और उस नंबर को असाइन बेसिकली इसीलिए किया जाता है ताकि हम उसकी न्यूमेरिकल एनालिसिस कर सके. और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन नंबर्स. तो इसीलिए हमको कोई भी ओपिनियन या एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स जितने भी होते हैं, उनको एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट टूल में कन्वर्ट करने के लिए उसको स्केलिंग टेक्निक यूज करनी पड़ती है. तो स्केलिंग बेसिकली हम कैसे कैसे कर सकते हैं? स्केलिंग इज बेसिकली मेकिंग अ जजमेंट अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड देन प्लेसिंग देम directly on a scale that has been defined in terms of their characteristics. किसी जजमेंट को, किसी भी कोई थॉट प्रोसेस है, कुछ भी, कोई ओपिनियन है, उसको अगर हम पहले एक जैसे कह सकते हैं ना कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको हम अरेंज करें और उसके बाद फिर उसको स्केल के ऊपर पुट करें. स्केल में जैसे आपको कोई चीज पसंद है या फिर नापसंद है, लाइक यू कैन लाइक समथिंग, यू कैन डिसलाइक समथिंग. ठीक है, तो लाइक टू डिसलाइक देयर इज अ वेरिएशन ऑफ थॉट्स. कोई उस बीच में न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसको पसंद है बट उतना पसंद नहीं है. किसी को हो सकता है कि पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आई डू नॉट हेट. तो ये जो जजमेंट है ये बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल है. और ये कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम स्केल पे पुट करेंगे तब भी हम स्केलिंग यूज करते हैं. और दूसरा है कि हम एक कंस्ट्रक्ट करते हैं क्वेश्चनर, और क्वेश्चनर को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि इंडिविजुअल का जो स्कोर्स आता है, इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स आता है, उसको हम नंबरिंग करते हैं. जैसे कंस्ट्रक्टिंग अ क्वेश्चनर इन सच ए वे दैट द स्कोर्स ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स असाइन हिम अ प्लेस ऑन द स्केल. किसी भी, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा कि आपको जैसे मान लीजिए कोई टीवी प्रोग्राम कितना अच्छा लगता है, तो आपको मैंने नंबर दिया कि ठीक है 1 to 10 आप अपने आप को आप उसकी रेटिंग करें, जहाँ पे 1 सबसे लोएस्ट है और 10 सबसे हाईएस्ट है. तो कोई बंदा हो सकता है जो 5 बोलेगा, कोई 7 बोल सकता है, कोई 1 बोल सकता है, कोई 10 बोल सकता है. तो अकॉर्डिंगली हम उसको अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह का जब कंटीन्यूअस स्केल हम बनाते हैं तो भी हम उसको स्केलिंग टेक्निक ही कहते हैं. तो स्केलिंग इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. स्केलिंग टेक्निक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला कंपैरेटिव स्केल हो सकता है, दूसरा नॉन कंपैरेटिव स्केल हो सकता है. कंपैरेटिव में देयर आर 4 टाइप्स और नॉन कंपैरेटिव में देयर आर 2 टाइप्स. कंपैरेटिव में पेयर्ड, रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम और क्यू सॉर्ट होता है. और उसी तरह से नॉन कंपैरेटिव में कंटीन्यूअस रेटिंग स्केल होता है, आइटमाइज रेटिंग स्केल होता है.
ज्यादातर हम नॉन कंटिन्यूस या नॉन कंपैरेटिव स्केल्स यूज करते हैं, और जो मैक्सिमम हम बिजनेस रिसर्च में यूज करते हैं वो होता है आइटमाइज रेटिंग स्केल्स, जिसमें कि लाइकर्ट सिमेंटिक डिफरेंशियल्स इसको कहा जाता है, एंड स्टेपल आर यूज मैक्सिमम टाइम। लाइकर्ट स्केल और सिमेंटिक डिफरेंशियल्स सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्केल है। तो विल सी कंपैरेटिव स्केलिंग क्या होती है, नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग क्या होती है। When we talk about comparative scaling, as the name suggests, involve a direct comparison of stimulus of about any object. जैसे अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट यू प्रेफर, कोक और पेप्सी, द आंसर कैन बी, कोई बंदा कोई कोक बोल सकता है, कोई पेप्सी बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन टू थिंग्स, तो वहां पे हम उसको कंपैरेटिव स्केल्स कहते हैं। और कंपैरेटिव स्केलिंग डेटा मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन रिलेटिव टर्म्स एंड हैव ओनली ऑर्डिनल और रैंक ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डिनल को भी हम रैंक डेटा, ऑर्डिनल डेटा या रैंक डेटा सेम ही चीज होता है। तो जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पे कंपैरिजन में ऑब्वियसली हम पेप्सी या कोक को रैंक वाइज अरेंज करते हैं। तो ये जब रैंक वाइज हम अरेंज कर रहे हैं, इसी वजह से इस डेटा का जो नेचर होता है वो ऑर्डिनल स्केल या रैंक ऑर्डर स्केल उसको हम कह सकते हैं। एंड यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा दो ही चीज के बारे में पूछ रहे हैं, डेटा हमेशा डाइकोटमस मोड में नहीं होगा। हम मान लीजिए 5 चीजों को ही अगर आपको रैंक करने के लिए दिए तो यू विल रैंक थिंग्स जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। पेप्सी के साथ आप कोक नहीं मिक्स कर देंगे। तो कंपैरिजन बिटवीन कंपोनेंट्स होगा, एंड कंपैरिजन बिटवीन स्टिमुलस टुवर्ड्स द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, हम उसको स्केल करते हैं, उसको फिर हम रैंक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। एंड देन वी टेल कि अच्छा, मान लो 50 लोगों ने से 30 लोगों ने बोला कि मुझे कोक पसंद है, तो कोक इज मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट, उस तरह से उसकी रैंकिंग की जाती है। तो कंपैरेटिव स्केल को हम नॉन मेट्रिक स्केल भी कहते हैं। और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव स्केल्स, जैसे कि पहले आपको जो हमने एक हायरार्की बनाई थी उसमें दिखा था। तो सबसे पहला होता है पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर्ड कंपैरिजन में क्या करते हैं, अ रिस्पोंडेंट इज प्रेजेंटेड विद टू ऑब्जेक्ट्स एंड आस्क्ड टू सेलेक्ट वन अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। यहाँ पे हम पेयर्ड मतलब ऑब्वियसली देयर आर टू कंपोनेंट्स, टू थिंग्स, टू ऑब्जेक्ट्स, और वो दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक को उसे चूज करना है, तो उसको हम ऐसा पेयर्ड कंपैरिजन स्केलिंग कहते हैं। पेयर्ड स्केलिंग जो भी होगा उसमें हमेशा जो भी डेटा हमारे पास आएगा वो ऑर्डिनल ही होगा, बिकॉज हमने रैंकिंग करी, 1 और 2 रैंक ही है यहाँ पर, लेकिन कोई चीज हमें पसंद है, कोई चीज हमें कम पसंद है। आई एम चूजिंग वन ऑब्जेक्ट और एक को हम लीव कर रहे हैं, तो वहां पे पेयर्ड कंपैरिजन हो रहा है, और डेटा होगा वो ऑर्डिनल नेचर का होगा। ऑर्डिनल डेटा आई थिंक आई हैव क्लियर्ड इट मेनी टाइम्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रैंक, इंटरवल, क्या क्या होता है। उसके बाद आता है पेयर्ड कंपैरिजन स्केल्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड व्हेन स्टिमुलस ऑब्जेक्ट आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ज्यादातर हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, और इसकी एनालिसिस बहुत डिफरेंट, बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। द रिसर्चर कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट हु प्रेफर वन स्टिमुलस ओवर अदर, और इन सबको फिर हम एक पूरी, जैसे मान लीजिए 100 लोगों ने, 100 लोगों का एक ग्रुप बनाया है, 100 लोगों के बीच में किसी ने 50 लोगों ने मतलब 55 लोगों ने कोक पसंद किया और 45 लोगों ने पेप्सी पसंद किया, तो हम परसेंटेज वाइज निकाल सकते हैं, एक पाई चार्ट बना सकते हैं कि 55 लोग कोक पसंद करते हैं, 55% एंड 45% लोग पेप्सी पसंद करते हैं। तो ज्यादातर पाई चार्ट एनालिसिस हम बार ग्राफ से ज्यादा पाई चार्ट इसमें बनाते हैं। एंड पेयर कंपैरिजन स्केलिंग में हमेशा जो भी कंपैरिजन होगा वो पेयर में होगा, मतलब देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स एंड दे आर द करस्पॉन्डेंट्स आर बीइंग आस्क्ड टू रेट द पर्टिकुलर देयर चॉइस, लाइक व्हाट दे लाइक द मोस्ट। तो इसको हम पेयर्ड कंपैरिजन स्केलिंग कहेंगे। उसके बाद रैंक ऑर्डर स्केलिंग, बेसिकली देखिए कंपैरेटिव स्केलिंग में जितने भी तरीके हो सकते हैं, वहां सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज होगा, लेकिन जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे हमेशा ऑर्डिनल नेचर का होगा, क्योंकि वो हमेशा हम रैंक ऑर्डरिंग कर रहे हैं, दो चीजों के बीच में चूज कर रहे हैं। इन रैंक ऑर्डर स्केलिंग, एज द नेम सजेस्ट, respondents are presented with several objects simultaneously and asked to order or rank them according to some criteria. उनको बहुत सारी चीजें दी जा सकती हैं एक साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू चूज योर लाइक कौन से एमबीए कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहेंगे, या फिर आपको 10 एमबीए कॉलेजेस का एग्जांपल दिया गया, 10 कॉलेजेस के बीच में से चूज करने के लिए दिया गया,
एंड इन ऑर्डर टू प्लेसमेंट आपको अरेंज करना है कॉलेजेस को। तो वहां पे जिस कॉलेज की सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट होगी वो पहले आएगा, उसके बाद का उसका, उसके बाद का उसका। तो देयर इज सम क्राइटेरिया इन्वॉल्व, और उस क्राइटेरिया के हिसाब से फिर हम चीजों को, जितने भी जो भी एलिमेंट्स है उन सबको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे रेस्पोंडेंट्स लाइक एग्जांपल हो सकता है कि उनका फेवरेट टूथपेस्ट ब्रांड कौन सा है, हम उसका प्रेफरेंस उनको लिखने के लिए दे सकते हैं कि आप अपना लिख के बताइए कि विच इज योर फेवरेट टूथपेस्ट ब्रांड, और विच इज योर फेवरेट परफ्यूम, और व्हाट इज योर फेवरेट कार। तो वहां पर रिस्पॉन्डेंट्स क्या हो सकते हैं कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट को रैंक करेंगे बेसिकली। तो रैंक ऑर्डर स्केलिंग में हम रैंकिंग लिखते हैं ऑफ द प्रोडक्ट्स, ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट, जिसको लेकर के रेस्पॉन्डेंट से हम पूछते हैं कि व्हाट इज देयर प्रेफरेंस अबाउट दैट प्रोडक्ट। Rank order scaling is commonly used to measure preferences for brands as well as attributes. ज्यादातर मार्केटिंग रिसर्च में यूज होता है रैंक ऑर्डर स्केलिंग, और प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस को चेक करने के लिए रैंक ऑर्डर स्केलिंग की जाती है। उसके बाद आता है कांस्टेंट सम स्केलिंग। ये बहुत मजेदार स्केल है। कांस्टेंट सम स्केल में क्या होता है कि एक जैसे मान लीजिए तीन तरह के सेगमेंट हो सकते हैं, या मान लीजिए 3 रेस्पोंडेंट हमने ले लिए और उन्हें मान लीजिए 4-5 क्राइटेरिया दिया, और उनको उस क्राइटेरिया के बेसिस पर कोई डिसीजन लेना है। मैं आपको एक एग्जांपल आगे दिखाऊंगी, और उनको उसके हिसाब से उनकी नंबरिंग करनी है। तो जो नंबरिंग करनी होगी वो बेसिकली ऐसे करनी है कि जो उनको पसंद है अपने हिसाब से वो नंबर दे, और वो नंबर का वो 0 भी दे सकते हैं वहां पे नंबर, और जो चीज उनको बहुत पसंद है, मान लीजिए एक्स चीज उनको वाई से डबल पसंद है, ज्यादा उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, या फिर उसको ज्यादा पसंद है, तो हो सकता है कि एक्स को वो 5 नंबर दे तो वाई को वो 10 नंबर दे। आई शो यू विथ एन एग्जाम्पल। और पूरा मिला करके लेकिन जो टोटल होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। See, this is an example. Below are attributes of 5 MBA colleges, और 5 MBA कॉलेज ऑफ एन MBA कॉलेज है, और एक 3 तरह के स्टूडेंट है, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, और उनको ये 5 क्राइटेरिया दिया गया है। 5 क्राइटेरिया पे किस चीज को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उसके हिसाब से उन्हें उसकी नंबरिंग करनी है। तो सेगमेंट 1 में देखिए, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, मतलब उसको बाहर घूमने जाने का मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो उसके लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रखती है चीज, उसके लिए प्लेसमेंट, उसके बाद इंफ्रा, फी और फैकल्टी। फैकल्टी उसके लिए सबसे लास्ट क्राइटेरिया आता है। तो फैकल्टी और फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सेगमेंट 1 के लिए उस 4 टाइम्स ज्यादा वैल्यूएबल है उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम इन कंपैरिजन टू फैकल्टी। दूसरा आता है सेगमेंट 2। सेगमेंट 2 को देखिए, उसके लिए प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसको फैकल्टी इंपॉर्टेंट है। फीस और फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम सबसे कम इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इन कंपैरिजन टू इंफ्रा एंड प्लेसमेंट फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम उसको 1/3 पसंद है। उसी तरह से सेगमेंट 3 में जाइए, सेगमेंट 3 वाले के लिए प्लेसमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसके लिए प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए फीस भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है उसके लिए फीस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसको सबसे लास्ट में वो देखता है फैकल्टी, इंफ्रा, और उसको फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन ये तीनों का स्केल को अगर हम काउंट करेंगे तो एवरी स्केल इज सम टोटल ऑफ 100। तो अगर मान लीजिए प्लेसमेंट कितना इंपॉर्टेंट है पूरे सेगमेंट्स में, मान लो मार्केट को हमने 3 ही सेगमेंट में डिवाइड करा है, तो प्लेसमेंट कितना इंपॉर्टेंट है ये काउंट करने के लिए हम 20 + 30 + 45 करेंगे। यहाँ का जो 3 सेगमेंट है इस जगह का 20-30 प्लेसमेंट में देखिए, सेगमेंट 1 20, सेगमेंट 2 30 एंड सेगमेंट 3 45। इन तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करके 95 आया, 95 डिवाइडेड बाय दैट 3, दैट बिकम्स द परसेंटेज। एवरेज चॉइस क्या होगी वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज कांस्टेंट सम, इसको हम कांस्टेंट सम का कहते हैं। और यहाँ पे ये हो सकती है जैसे द एट्रीब्यूट्स आर स्केल्ड बाय काउंटिंग द पॉइंट असाइंड टू ईच वन बाय ऑल द रिस्पोंडेंट एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट। जैसे यहाँ पे 3 रिस्पोंडेंट है तो हमने इसे 3 से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए सेगमेंट में, हर एक सेगमेंट में मेरे पास 20-20 रिस्पोंडेंट है,
तो हो सकता है हम उसको फिर 60 से डिवाइड करेंगे, 20 + 20 + 20। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट है, आपने किस हिसाब से सेगमेंट डिवाइड किया, और किस हिसाब से किसने किस चीज को सबसे ज्यादा तवज्जो दी है, किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से वो स्केलिंग करते हैं। तो दिस इज कांस्टेंट स्केलिंग। एंड लास्ट वन इज क्यू स्केल या क्यू सॉर्ट स्केल कहते हैं। ये बेसिकली तब यूज होता है जब बहुत सारा क्राइटेरिया हो, मतलब एक चीज को चूज करने के लिए अगर आपने 100 पॉइंट्स रखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक जैसे आईआरडीए को निकालना है, अपनी रैंकिंग निकालनी है कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है, इंश्योरेंस कौन सी इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है, या फिर आरबीआई को निकालना है कि कौन सी बैंक सबसे अच्छी है। हर एक बैंक को देखोगे तो वो कहेगा नंबर 1 बैंक, लेकिन किस क्राइटेरिया में आप नंबर 1 है। तो हो सकता है कि 100 एट्रीब्यूट हो और 100 एट्रीब्यूट के हिसाब से आप किसी एक पर्टिकुलर बैंक को जज कर रहे हैं। तो एज एन इंडिविजुअल आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट पाइल्स क्रिएट करते हैं। मतलब पाइल्स का मतलब क्या होता है कि आपको 100 क्राइटेरिया 100 एट्रीब्यूट्स दे दिए गए, उसमें से हम एक साथ कंबाइन कर करके निकालेंगे कि अच्छा 50 ये इसमें से 10 चीजें ऐसे हैं जो जिसको कि हम एक साथ कर सकते हैं। जब बहुत ह्यूज डेटा होता है आपके पास, तब आप क्यू सॉर्ट स्केलिंग यूज करते हैं, और यहाँ जो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसको स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए क्यू सॉर्ट स्केलिंग यूज की जाती है। एंड दिस टेक्निक यूजेस अ रैंक ऑर्डर प्रोसीजर in which objects are sorted into piles based on similarity with respect to some criteria. बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी हम चीजों को रैंक करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल इज विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। तो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में कोई हो सकता है कि तुरंत 3 महीने में कितना रिजल्ट दिया, कोई 6 महीने में कितना दिया, किसी के लिए 1 महीना भी इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कल का एनएवी और आज का एनएवी भी इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए डिपेंड करता है कि किस तरह का उसका फंड है, उसका टाइप क्या है, वो डेट फंड है, इक्विटी फंड है, मिक्स फंड है, किस तरह का फंड है उसका। इक्विटी में भी वो इंडेक्स फंड है या फिर नॉन इंडेक्स फंड है, इंडेक्स में वो लार्ज कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है, किस तरह का फंड है। तो वो हम अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे टाइप ऑफ फंड के हिसाब से, टाइप ऑफ रिटर्न के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम क्यू सॉर्ट स्केलिंग कहते हैं। और टाइप ऑफ फंड के हिसाब से अलग उसकी रैंकिंग होगी, टाइप ऑफ रिटर्न के हिसाब से अलग रैंकिंग होगी। तो क्यू सॉर्ट स्केलिंग में जब बहुत सारा डेटा एक ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हो हमारे पास, तो उसको एट्रीब्यूट्स को हम सम करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में डिपेंडिंग ऑन सम पर्टिकुलर क्राइटेरिया। दिस इज कॉल्ड क्यू सॉर्ट स्केलिंग। क्यू सॉर्ट स्केलिंग हम सिंपल यूज नहीं कर सकते, उसके साथ अलोंग विथ क्यू सॉर्ट हमको और भी डेटा टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी। सो दिस इज all about comparative scaling. We'll move to the next scale, that is non-comparative scaling, जहाँ पे comparison is not between two objects. So in non-comparative scaling, each object is scaled independently of the others in the stimulus set. हर एक चीज को हम अलग अलग स्टिमुलस के साथ अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए एक सोप, अगर आप सोप का कंपैरिजन कर रहे हैं इन तो उसकी क्रीमीनेस एकदम डिफरेंट चीज है और उसकी क्लीनीनेस एकदम डिफरेंट चीज है। वो कितनी सफाई करता है और कितना वो क्रीमी बनाता है, वो दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं, उस दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। या फिर आप किसी कॉलेज का अगर आप ये कर रहे हैं, तो कॉलेज की फीस एकदम इंडिपेंडेंट है और उसका जो वहां पे पब्लिश रिजल्ट्स है, पब्लिश्ड पब्लिकेशन ऑफ द फैकल्टीज है, वो एकदम डिफरेंट चीज है। तो यहाँ आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट स्केल पे करें, मतलब जो चीजें हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट होंगी। मतलब एक मेरा हो गया तो हम दूसरा नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉन कंपैरेटिव स्केल्स आर जनरली assumed as interval और रेशियो स्केल्स। और यहाँ पे जो भी हम स्केलिंग करेंगे ये बेसिकली हम उसको इंटरवल स्केल में डालते हैं या फिर रेशियो स्केल में डालते हैं। दैट विल चेक हाउ वी डू इट। कंटिन्यूस रेटिंग स्केल्स का जो दो हमने देखा था डायग्राम हायरार्की में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केल, कंटिन्यूस रेटिंग स्केल एंड आइटमाइज रेटिंग स्केल।
तो कंटिन्यूस रेटिंग स्केल क्या होता है नॉन कंपैरेटिव में? इन कंटिन्यूस रेटिंग स्केल विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज ग्राफिक रेटिंग स्केल, इसको हम ग्राफिक रेटिंग स्केल भी कहते हैं. रिस्पोंडेंट रेट द ऑब्जेक्ट बाय प्लेसिंग अ मार्क at the appropriate position on a line that runs from one extreme to another. इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं. The respondents are not restricted to selecting any from any mark previously set by the researcher. यहाँ पे दो क्राइटेरिया को हम एक स्केल में लिख देते हैं और उसको कहीं पे भी मार्क लगाना है. I'll see show you इसका डिफरेंट वर्जन्स. देखिए, how would you rate मार्क स्पेंसर डिपार्टमेंटल स्टोर? मार्क एंड स्पेंसर का आप लोग डिपार्टमेंटल स्टोर गए होंगे या कोई भी स्टोर में आप गए, कोई भी कपड़े को आप यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपको हम रेट करने दे रहे हैं कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद अ न्यू आईफोन और व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद अ डेल लैपटॉप. ठीक है, तो डेल लैपटॉप हो, लेनोवो का लैपटॉप हो, सैमसंग का मोबाइल हो, एनीथिंग आई कैन रेट ऑन स्केल्स. तो वर्जन 1 में क्या हो सकता है कि एक साइड हमने लिखा है प्रोबेबली द वर्स्ट और दूसरे साइड में लिखा प्रोबेबली द बेस्ट. और यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है हमने बोला कि इसमें से कहीं पे भी आप अपना एक मार्क लगा दीजिए, तो वो अपना एक मार्क लगा देता है एंड उसको फिर हम मेजर करते हैं कि अच्छा 0 पॉइंट से लेके 100 पॉइंट हमने अपने, अगर मान ली यहाँ पे हम 1 पॉइंट टू 10 पॉइंट भी मान सकते हैं, 0 से 100 भी मान सकते हैं, कोई भी नंबर हम डाल सकते हैं. देयर इज नो फिक्स रूल. तो प्रोबेबली द वर्स्ट एंड प्रोबेबली द बेस्ट, इनके बीच में रिस्पोंडेंट को अपना एक मार्क लगाना है. दिस इज कंटिन्यूअस स्केलिंग. दूसरा वर्जन हो सकता है आप नंबर्स लिख दें वहां पे 0 10 30 40 50 60 इस तरह से लिख दिया आपने और वहां पर फिर बंदे से बोला कि आपको कहीं पे भी इसका आप नंबर एक मार्क लगा दीजिए. तो ये वो बंदा कहीं पे भी इसमें मार्क लगा सकता है, जैसा भी उसको पसंद हो उसके हिसाब से अपना ओपिनियन देता है. तीसरा ओपिनियन हो सकता है कि आपने यहाँ पे ऊपर में लिख दिया वेरी बैड, नीदर गुड नॉर बैड और वेरी गुड यहाँ पे, और एक साइड में तो प्रोबेबली द वर्स्ट लिखा हुआ है और दूसरे साइड में प्रोबेबली द बेस्ट लिखा हुआ है. तो जहां पर आप 20 के करीब पहुंच रहे हैं वहीं पर ऊपर में वेरी बैड लिखा हुआ है, जहां पे आप 50 के करीब पहुंच रहे हैं वहां पे नीदर गुड नीदर बैड लिखा हुआ है, और जहां पे 80-90 के करीब है वहां पे इट इज वेरी गुड. तो आप एज अ रिस्पोंडेंट आप कहीं पे भी अपना मार्क लगा सकते हैं. इसको हम कंटिन्यूस रेटिंग स्केल कहते हैं और रिसर्चेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब कस्टमर को एक सिंपल सर्वे के दौरान बस ऐसे लिख कर दे दिया और उसको अब लगाना है इस पे मार्क. अब उसमें वो कहीं पे भी मार्क लगाता है, एज अ रिसर्चर हमको पता है कि हमने इसमें क्या वैल्यूएशन दे रखी है, और अगर हम जब उसको डेटा एंट्री करते हैं एक्सेल में जा करके, तो हम अगर वर्जन 2 यूज करें तो हमने रिस्पोंडेंट ए अगर 20 लगाए तो आई विल राइट 20, रिस्पोंडेंट बी ने लगा मान लो 90 लिखा है तो आई विल राइट 90. तो ये क्या होता है फिर ये कंटिन्यूस स्केल में बदल जाता है, और कंटिन्यूस स्केल क्या हो जाता है कि वो रेशियो स्केल हो सकता है. हम उसको एक रेशियो स्केल में भी ले सकते हैं, हम उसको इंटरवल स्केल में लिख सकते हैं, बिकॉज हम इसको ऐड कर सकते हैं. आई कैन ऐड 20 और 90, हम उसको ऐड कर सकते हैं और किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं. इसी वजह से इसको रेशियो स्केल्स भी कहा जाता है. कंटिन्यूस स्केल को हम रेशियो स्केल में बदल सकते हैं. सो दिस इज कंटिन्यूस स्केल. द नेक्स्ट इज आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल. आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल में क्या होता है, the respondents are provided with a scale that has a number or brief description associated with the category. जो भी हम स्केल जब भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं रिस्पोंडेंट को, तो वहां पे जिस भी कैटेगरी के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कैटेगरी के बारे में, वो उस पोजीशन पे अगर हम लिख रहे हैं तो वो हम क्यों लिख रहे हैं उसका थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्शन दिया जाता है. द कैटेगरीज आर ऑर्डर्ड इन टर्म्स ऑफ स्केल पोजीशन and the respondents are required to select the specified category that best describes the object being rated. We'll see through examples. सबसे पहला आता है, इसमें जो 3 टाइप्स होते हैं. पहला होता है लाइकर्ट स्केल. लाइकर्ट स्केल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. लाइकर्ट स्केल इज 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल इसको कहते हैं. 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल वाज गिवन बाय रेनेसिस लाइकर्ट, एंड ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्केल है, खासकर जब हम अग्रीमेंट डिसअग्रीमेंट एटीट्यूड ओपिनियन ये सब कुछ चेक कर रहे होते हैं. और यहाँ पे हम बेसिकली कैसे लिखते हैं कि किसी भी एक स्केल को हमने 5 पॉइंट दे दिया और इस 5 पॉइंट में
हमने उसको डिफाइन किया है कि ये 5 पॉइंट हमने जो दिए हैं, इसका डेफिनेशन हमने पहले से फिक्स कर दिया कि 5 वेयर 1 मीन्स नॉट एग्री, वेयर 2 मीन्स स्ट्रांगली डिसएग्री। इस तरह का स्टेटमेंट अगर हम लिख रहे हैं कहीं पे, तो उसको हम लाइकट स्केलिंग कहते हैं। जैसे स्ट्रांगली डिसएग्री टू लेकर के स्ट्रांगली एग्री तक जाएगा वो लाइकट स्केल, और वहां पर हम उसमें स्केलिंग करते हैं, उसके नंबर्स को असाइन करते हैं, उसके नंबर्स को फिर हम लिख लेते हैं। विल शो यू विथ वन लाइव एग्जाम्पल। एक आपको क्वेश्चन आर दिखा करके आपको लाइकट स्केल दिखाएंगे कि हाउ इट इज बीइंग यूज्ड। उसके बाद आता है लाइकट स्केल इज ऑल्सो रेफर टू एज समेटेड स्केल। लाइकट स्केल को हम समेटेड स्केल भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। जैसा कि लाइकट स्केल 5 स्केल था, सिमेंटिक डिफरेंशियल 7 स्केल पॉइंट है। 7 पॉइंट रहते हैं इसमें, और 7 पॉइंट में से 7 पॉइंट अगर आप जैसे मीन मीडियन मोड निकाले होंगे, तो ऑब्वियसली जो ऑड नंबर्स होते हैं वहां पे मीन मीडियन मोड निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। सिमेंटिक स्केल बेसिकली उसी चीज को यूज करते हुए 7 पॉइंट स्केलिंग करता है, जिसमें से जो बीच का वैल्यू रहेगा वो ज्यादातर वो 0 रहेगा, मैक्सिमम टाइम इट इज 0, और उसमें +3 ऊपर +3 -3 नीचे, या -3 ऊपर -3। जैसे एक्स वाई एक्सिस लीजिए तो बीच में आप 0 ले लीजिए, और एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव साइड में 1 2 3, और एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड में हम -1 -2 -3 रखते हैं। तो इंडिविजुअल रेटिंग स्केल में बेसिकली एक बाईपोलर स्केल है ये, और बाईपोलर स्केल जिसमें दैट हैव अ सिमेंटिक मीनिंग। इट हैज अ टिपिकल एप्लीकेशन जहाँ पे हम जो भी रिस्पॉन्सेज उसको हम आइटमाइज करते हैं। और जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा कोल्ड टू वार्म, आप खासकर अगर आपको याद होगा जब हम सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो सेगमेंटेशन में हम वहाँ पे स्केल्स यूज करते हैं। सेगमेंटेशन में खासकर जब हम यूज करते हैं, आई एम जस्ट मिसिंग आउट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मैप, परसेप्चुअल मैप। यस, परसेप्चुअल मैप जब हम बनाते होते हैं, तो परसेप्चुअल मैप पे एक साइड हम लिखते हैं प्राइस, एक साइड लिखते हैं क्वालिटी, एक साइड लिखते हैं बजट, मतलब प्राइस में एक साइड लिखेंगे कि बजट, एक साइड लिखेंगे लग्जरी, मतलब वो माइनस की तरफ जा रहा है एक साइड प्लस की साइड में जा रहा है। कोई भी चीज हम बहुत पैसा दे के भी खरीद सकते हैं, कोई भी चीज हम चीप साइड में भी जा सकते हैं। तो उसी तरह से स्केल में एक साइड कोल्ड लिखा, एक साइड वार्म लिखा, और कोल्ड का भी डिग्री है 0 to 3, और वार्म का डिग्री भी है 0 to 3, मतलब और बीच में है 0, एक वैल्यू है 0। ठीक है, तो सिमेंटिक स्केल्स हम जब भी डेटा यूज करते हैं, इट इज बेसिकली ऑन द स्केल ऑफ 7, और ये इधर 1 to 7 हो सकता है, या फिर बीच में 0, 3 माइनस इधर 3 प्लस उधर, दोनों तरह का स्केल हम यूज करते हैं। The resulting data are commonly analyzed through profile analysis. In profile analysis, means and median values on each rating scale are calculated and compared by plotting or statistical analysis. इधर हम ग्राफ्स का प्लॉटिंग करते हैं, या फिर किसी तरह का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके भी हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेपल स्केल। स्टेपल स्केल में क्या होता है? स्टेपल बेसिकली वाज नेम्ड ऑन द डेवलपर जैन स्टेपल, और ये यूनिपोलर रेटिंग स्केल है, जहां पे सिमेंटिक डिफरेंशियल बाईपोलर है, स्टेपल स्केल यूनिपोलर है, मतलब एक ही साइड जाएगा। ठीक है, unipolar rating scale with 10 categories, number from -10 to -5 without neutral point 0, without a neutral point 0, यहाँ पे neutral point 0 नहीं होता है। ठीक है, this scale is usually presented vertically. Respondents are asked to indicate how accurately or inaccurately each term describes the objective by selecting an appropriate numerical response category. The higher the number, the more accurate the term describes the object. ठीक है, जो कि अगर हमने पुराना जो डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जांपल लिया था, डिपार्टमेंटल स्टोर मार्क एंड स्पेंसर का, तो उसमें आप देखे थे कि जितना ज्यादा हम स्केल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही ज्यादा वो एक्यूरेट रिजल्ट्स आ रहा है, उतना ही ज्यादा हम बता रहे हैं कि हाँ दिस प्रोडक्ट इज फेवर और दिस प्रोडक्ट इज नॉट फेवर्ड। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया जाता है, यहाँ पे 10 पॉइंट होती है। लाइकट, सिमेंटिक और स्टेपल में देयर आर 10 पॉइंट, देयर आर डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स,
लाइकट में हम 5 स्केल यूज करते हैं, सिमेंटिक में हम 7 स्केल यूज करते हैं, एंड स्टेपल स्केल में हम 10 स्केल यूज करते हैं। स्टेपल में 0 वैल्यूएशन नहीं होता, और सिमेंटिक में 0 का वैल्यू होता है, और लाइकट में देयर इज नो 0, इट इज 1 to 5, इस तरह का स्केल हम देते हैं वहां पे। सो दिस इज स्केलिंग, और उसका क्या बेसिक स्केल्स है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है, दैट उसको अगर आप समझेंगे तो उससे ज्यादा इजी हो जाएगा। स्केल में जैसे नॉन कंपैरेटिव में देयर आर 2 टाइप्स, कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल एंड आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल में प्लेस अ मार्क ऑन द कंटिन्यूअस लाइन। लाइकेट स्केल में हम कहते हैं डिग्री ऑफ अग्रीमेंट ऑन स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री। सिमेंटिक स्केल में हम 7 पॉइंट स्केल विद बाइपोलर लेबल यूज करते हैं, और स्टेपल स्केल में हम यूनिपोलर 10 पॉइंट स्केल -5 to +5 यूज करते हैं विदाउट अ न्यूट्रल 0 पॉइंट। आगे चल के नेट वेट का जो एग्जाम देंगे उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है कि कहाँ पे आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल का एग्जाम्पल आप रिएक्शन टू टीवी कमर्शियल्स देख सकते हैं, वहां पे यूज करने के लिए। आइटमाइज रेटिंग स्केल में लाइकेट स्केल एटीट्यूड मेजरमेंट के लिए यूज होता है, सिमेंटिक ब्रांड प्रोडक्ट एंड इमेज के लिए यूज करते हैं हम, और स्टेपल में भी हम एटीट्यूड एंड इमेज दोनों को यूज करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। सबको जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही इजी है और बहुत ही आराम से इसको बनाया जा सकता है, बिकॉज देर इज नो फिक्स रूल, हम अपने हिसाब से उसमें अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि जो स्कोरिंग होती है वो काफी कमबसम हो सकती है, बहुत बार उसका जो लिखना, जो डेटा एंट्री है वो बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली जब आप एसपीएसएस वगैरह यूज कर रहे हैं तो डेटा एंट्री बहुत डिफिकल्ट होती है, और ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और ये भी फिक्स मान लेना कि हमने जो इंटरवल दिया है वही सही है, ये भी बहुत बार क्वेश्चनेबल हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव स्किल्स which are available for researchers in research techniques. And once you are done with, yes, once you, is it visible to everyone? Yes, ma'am. So you can see over here, ये दिख रहा है, I feel I am becoming financially secure, strongly 1 point strongly disagree, 7 point strongly agree, दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 स्केल है ये। अभी जो हमने लेकर्ट सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के बारे में बात की, यहाँ पे आई एम जस्ट चेकिंग द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन, और यहाँ पे हमने 1 पॉइंट दिया हुआ है स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए, 7 पॉइंट दिया हुआ है स्ट्रांगली एग्री के लिए। तो ऑब्वियसली किसी बंदे ने अगर बीच में ये यहाँ पे 4 पॉइंट अगर किया है तो ये उसको बताता है कि वो न्यूट्रल है, अभी तक ही इज नॉट लाइक, उसको लगता है भी है कि हाँ हो भी गया, नहीं भी लगता है कि नहीं हुआ है फिनेंशियली सिक्योर। लेकिन अगर कोई 1 पॉइंट लगा रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रांगली डिसएग्री, अभी तक बंदा फाइनेंशियली सिक्योर नहीं बना। और अगर 7 पॉइंट को लगा रहा है तो मतलब ये है कि हाँ बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर हो गए हैं। उसी तरह से आई हैव सेव्ड वेल एनफ मनी फॉर माई लाइफ, तो किसी को लगता है कि उसने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया है कि आगे बुढ़ापा उसका काफी आराम से जाने वाला है, तो वो 7 पॉइंट स्केल में करेगा। किसी को लगता है अभी कुछ करना बाकी है, 6 में जाएगा। किसी को लगता है नहीं अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तो यहाँ आएगा। और किसी को लगता है कि नहीं अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा है, तो वो 1 पे पॉइंट पे आएगा। तो दिस इज हाउ दिस थिंग्स आर बीइंग यूज्ड इन, जब व्हेन वी आर डूइंग रियल रिसर्च, जब कोई रियल रिसर्च कर रहे हैं तो इस तरह से स्केल्स हम इस्तेमाल करते हैं। दिख रहा है सबको 1 to 7 स्केल्स, एंड दिस इज पर्टिकुलरली आइटमाइज स्केल, मतलब किसी ने ये किया, अगर किसी ने ये इस बटन को प्रेस करा है तो वो ये भी बटन नहीं प्रेस कर सकता। दिख रहा है, एवरी आइटम इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर आइटम। स्ट्रांगली डिसएग्री है तो आप स्ट्रांगली डिसएग्री हैं, आप फिर साथ में स्ट्रांगली एग्री नहीं हो सकते। क्लियर है? Yes, ma'am. we stop presenting. ठीक है, so this was basically how we use scales in our real researches.
और रिसर्चेस बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, और रिसर्च में जो भी हम क्वेश्चनर यूज कर रहे हैं उसके उसी में जब हम क्वेश्चनर बना रहे होते हैं तो बेसिकली हम स्केल्स का इस्तेमाल वहीं पे करते हैं, ताकि उसके बाद जो डेटा कलेक्शन हो वो प्रॉपर हो। कलेक्शन करना मतलब डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं, एडिटिंग करते हैं, डेटा की कोडिंग करते हैं, तब जाके चीजें प्रॉपरली निकल के आए, तब जाकर के चीजें हम उसको एनालाइज करना हमारे लिए काफी इजी हो जाए। So this is all about measurement and scaling. If you have any question, you can always ask me up. And I know you people are very